देखिए भाई, कल हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटरमिनेंट, एक्सरसाइज 4.2 का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो 4.2 में क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं डिटरमिनेंट की। कितनी प्रॉपर्टी हैं? लगभग 7 या 8 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज़ अगर अच्छे से ध्यान होंगी तो एक्सरसाइज 4.2 अच्छे से समझ में आएगी। अगर ये प्रॉपर्टीज ध्यान नहीं है, समझ में नहीं आई तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये एक्सरसाइज 4.2 का, तो ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या भाई, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। क्या बताया इसने, वैल्यू जो है डिटरमिनेंट की वो रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब बदलेगी नहीं, चेंज नहीं होगी। इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, अगर रो और कॉलम को क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें, यानी रो को कॉलम में बदल दें और कॉलम को रो में। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि कोई मैट्रिक्स अगर दे रखी है, अगर उसका हम क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें, क्योंकि रो को कॉलम में चेंज करने वाला काम किसका था, अरे ट्रांसपोज का ही तो था। अगर किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दोगे तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं होगा, सेम रहेगा। उसको एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे, देखो ध्यान से। क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने ए मैट्रिक्स ली, वो 1 2 3 4 ले ली, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, देखो बताया था मैंने, डिटरमिनेंट अगर निकाल रहे हो ये मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, डिटरमिनेंट का आ जाएगा, यानी 1 2 3 4, ठीक है। कल समझाया था 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है। लास्ट वन, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, बताइए। हाँ बताओ। 4 + 6 है, -6 आएगा। बैठ, बताया था मैंने, लेफ्ट टू राइट, फिर माइनस राइट टू लेफ्ट। तो देखिए ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू कितना आया, ठीक है। ये ओरिजिनल जो मैट्रिक्स थी, रियल में जो मैट्रिक्स थी, उसका डिटरमिनेंट मैंने निकाला। अब मैं प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करता हूँ। क्या, मैं क्या करता हूँ, रो को कॉलम में चेंज कर देता हूँ, ठीक है, रो को कॉलम में। इसका मतलब है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करता हूँ। अब मैं, तो देखिए ट्रांसपोज ऑफ ए, ये जो डैश लगा है ना, ये क्या है, ट्रांसपोज है। ट्रांसपोज जो वर्ड बना वो ट्रांसफर से बना, मतलब अदला बदली। किसकी अदला बदली, यानी रो की कॉलम में या कॉलम की रो में, ठीक है। तो आपने ये जो रो बनी हुई है इसकी क्या बना देनी है, कॉलम, यानी ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एलिमेंट की, इनको कॉलम में बना दीजिए। तो देखिए 1 2, ठीक है, और 3 4, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कीजिए। 1 3 2 4, ठीक है। अब इसके हिसाब में मल्टीप्लाई कीजिए 4, इसके हिसाब में मल्टीप्लाई कीजिए -6, कितना आया। तो क्या कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये प्रॉपर्टीज होगी डिटरमिनेंट की पहली, जो कि क्या कहती है, जब हम गिवन जो मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, ठीक है, फिर जो गिवन मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज करके फिर हम उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट पे कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रहेगा। बात समझ में आएगी। अब देखिए भाई, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2 की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है। देखो क्या बोल रही है प्रॉपर्टी नंबर 2, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, यानी एक डिटरमिनेंट की कोई भी 2 रो या कॉलम, 2 रोज या 2 कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, क्या कर दें, इंटरचेंज्ड कर दें, अदला बदली कर दें, ठीक है। देन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड, तब जो है डिटरमिनेंट का साइन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा। जैसे कि डिटरमिनेंट की वैल्यू अपनी प्लस का 2 आई तो आएगी 2 इंटरचेंज करने के बाद में, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का 2 आया तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2, अगर माइनस का 2 आया तो क्या आ जाएगा, प्लस का 2। अब आप ये सोच रहे हो कि सर वो भी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी ही थी, कंफ्यूज नहीं होना है। उसमें क्या लिखा था कि भाई कोई डिटरमिनेंट है, उसकी रोज
को कॉलम्स में क्या कर दें, इंटरचेंज कर दें। उसने ये बताया रो को कॉलम में इंटरचेंज करना था या कॉलम को रो में इंटरचेंज करना था, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, कोई दो रो या दो कॉलम्स वो ही इंटरचेंज हो रही है, यानी रो को इंटरचेंज करें, जैसे R1 को इंटरचेंज कर दिया R2 से, या फिर कॉलम को चेंज कर दिया, या जैसे कि C1 को इंटरचेंज कर दिया C2 पे। मैं कॉलम को ही तो इंटरचेंज कर रहा हूँ, न कि मैं रो को कॉलम बना रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? पहले वाली प्रॉपर्टी और इस वाली प्रॉपर्टी के अंदर डिफरेंस। उसमें तो क्या किया था, रो की कॉलम बढ़ाई थी और कॉलम की रो बढ़ाई थी, फिर उसका डिटरमिनेंट देखा था, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, सेम आई थी दोनों की वैल्यू। लेकिन अब ये बोल रहा है कि कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स अगर आप इंटरचेंज करते हो तब जो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। मतलब साइन ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज, यानी डिटरमिनेंट के साइन है ना, यानी वो चेंज हो जाएगा। वैल्यू जो आई है डिटरमिनेंट की, जैसे कि प्लस का 2 आया है तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस का 2, प्लस का 3 आया तो माइनस का। ठीक है, एक एग्जांपल से क्लियर करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल, जैसे कि वही ले ली मैंने मैट्रिक्स 1 2 3 4, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, ठीक है। तो बताइए कितना आया डिटरमिनेंट, 4 - 6 कितना आया, माइनस का। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिटरमिनेंट था, यानी ये जो मैट्रिक्स है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, 1 2 3 4, इसमें मैं R1 को इंटरचेंज कर देता हूँ R2 पे। देखिए R1 इंटरचेंज R2, यह इंटरचेंज का साइन है, ठीक है। बीच में R1 R2 पे चली गई, R2 R1 पे आ गई, ठीक है। तो देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इंटरचेंज करवाइए पहले, यानी ये R2 है वो R1 पे लिखिए, यानी 3 4 और 1 2 नीचे आ जाएगी, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, कितना आया, 6 - 4 कितना आया, 10 का। देखो मैग्नीट्यूड तो उतना ही, ये भी 2 है ये भी 2 है, बट साइन चेंज है, यानी माइनस है और ये, तो साइन चेंज हुआ, क्वांटिटी तो नहीं थी। तो यही इसने बताया, जब भी डिटरमिनेंट के अंदर क्या कोई भी दो रो या कॉलम आप इंटरचेंज करोगे तब वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट जो होगा ना वो तो उतनी ही रहेगी, लेकिन डिटरमिनेंट का साइन, यानी वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ये बता रखे ना इसने, साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज, यानी डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। समझ गए? बोलो समझ में आया नहीं आया? तो कोई भी दो रो या कॉलम अगर आप इंटरचेंज करोगे, ठीक है, तो वैल्यू साइन ऑफ द डिटरमिनेंट इज चेंज, यानी डिटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का होगा तो माइनस का आ जाएगा और माइनस का होगा तो भाई प्लस का आ जाएगा। ध्यान रखना ये प्रॉपर्टी, विद एग्जांपल करवा रहा हूँ मैं, क्योंकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है, वहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं, अब प्रॉपर्टी नंबर 3। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या बताया इसने, इफ एनी 2 रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट, यानी एक डिटरमिनेंट के अंदर अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम्स, ठीक है, क्या हो, आइडेंटिकल हो। आइडेंटिकल का मतलब एक जैसी, सेम, यानी उनके मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो, सेम हो, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0, ठीक है। तब जो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे कि देखिए ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल देखो इस प्रॉपर्टी ने क्या बताया हमें कि भी किसी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम अगर एक जैसी मिली, जैसे रो की कंपैरिजन रो के साथ में होनी चाहिए, ध्यान रखना, जैसे R1 सेम हो R2 के साथ में, या फिर R1 सेम हो R3 के साथ में, मतलब रो का कंपैरिजन रो के साथ में ही हो। इस तरह से कॉलम का कॉलम के साथ में, ऐसे नहीं है कि R1 और C1 सेम है, एक R1 ले रहे हो यानी एक रो ले रहे हो और एक कॉलम, तब नहीं होगा। रो का रो के साथ में ही हो, कॉलम का कॉलम के साथ। कोई भी दो रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल होंगी तो डिटरमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो देखो एक एग्जांपल से बताइए, जैसे कि 1
2 1 2, ये देखिए ध्यान से R1 और R2 क्या सेम है। तो देखिए इस स्टेटमेंट की जब वैल्यू निकालेंगे ना तो वो 0 आएगी। तो देखिए 1 2, ठीक है 1 2, और ये कितना आया 2 - 2 0, है ना। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें। क्या भाई, जब कोई भी दो रो या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल मिलेंगी किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तब उस स्टेटमेंट की वैल्यू होगी वो हमेशा ही क्या मिलेगी आपको, याद रखना, ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है भैया। क्या बोलेगा, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट गिवन स्टेटमेंट इज वेनिस, मतलब बिना एक्सपेंड किए हुए जो स्टेटमेंट दे रखा है उसको वेनिस प्रूव कीजिए, मतलब 0 के इक्वल लेके आइए। एक तो एक्सपेंड करके, जैसे कि 3 × 3 ऑर्डर का कोई स्टेटमेंट दे रखा है तो मैंने कल करवाया था एक्सपेंडिंग मेथड से, लेकिन आपने बिना एक्सपेंड किए हुए उस स्टेटमेंट को 0 शो करना। वो कैसे होगा, आपने कोई भी 2 रो या कॉलम एक जैसी बनानी होगी आपने स्टेटमेंट के अंदर। जैसे ही वो एक जैसी बन जाएगी तब हम लिख देंगे इस प्रॉपर्टी के बेस पे कि क्या भाई, अगर 2 रो सेम बनाई आपने, जैसे कि R1 और R2 सेम है, तो आप लिखोगे R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, सो स्टेटमेंट इज 0। समझ गए। तो इस प्रॉपर्टी के बेस पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आता है। आप चाहे ये जैसे एग्जांपल मैंने 2 × 2 ऑर्डर का लिया, 3 × 3 का भी कर सकते हो, 3 × 3 का भी। देखो ध्यान से 3 × 3 का और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि 1 1 1 1 1 1 1 -1 और 1, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं -1 कर देता। अब ध्यान से देखिए, क्या भाई कौन सी सेम होगी, यहाँ पे -2 कर दूँ, 2 कर लो, -2 कर लो, ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट ये सोचेंगे कि सर ये भी सेम हो जाता है यहाँ पे 1 होने के बाद में ये भी, लेकिन मैंने केवल रो को ही सेम दिखाया। देखो ध्यान से R1 और R2 क्या है, सेम है या नहीं, ठीक है, यानी पहले वाला एलिमेंट पहले के सेम हो गया, दूसरे वाला दूसरे के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए। जैसे ये इसके सामने वाला सेम होना चाहिए, ये इसके सामने वाला और ये इसके सामने, ऐसे नहीं कि ये इसके साथ सेम हो गया, ये इसके साथ में सेम हो गया, ये इसके साथ में सेम हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अगर रो का कंपैरिजन कर रहे हो तो यह वाला एलिमेंट इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब यही है, इसके सामने ये एलिमेंट है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग हो गया, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, ठीक है। R1 और R2 क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो इस स्टेटमेंट की जब वैल्यू निकालोगे तो वो 0 आएगी। देखिए कैसे, तो देखो 3 × 3 ऑर्डर का स्टेटमेंट निकालने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा किसी भी रो या कॉलम को। तो R1 को एक्सपेंड कर देता हूँ मैं, ठीक है, कल बताया था मैंने, प्लस माइनस प्लस, फिर ऐसे लेंगे इसके साइन, ठीक है। तो 1 इसके साथ में ये रो आई, ये कॉलम कैंसिल, इसके साथ में करेंगे 2 और इसके साथ में करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1 -1, इसके साथ में ये कॉलम आई, ये रो आई कैंसिल, इसके साथ में करेंगे 2, इसके साथ में करेंगे -1, फिर नेक्स्ट भाई +1, ये कॉलम गई, ये रो गई, इसके साथ में भाई -1 और -1, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए तो 2 + 1 कितना हुआ 3, और यहाँ पे 1 यानी -1 हो जाएगा, ये माइनस का 2, तो देखिए 3 - 3, बताओ स्टेटमेंट की वैल्यू 0 आई है। तो ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, मैंने 3 प्रॉपर्टी करवा दी हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी 2 रो या कॉलम अगर आइडेंटिकल मिली, एक जैसी मिली, तो उस स्टेटमेंट की वैल्यू 0 होगी। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें, ठीक है, उसका स्टेटमेंट निकालें तो जो मैट्रिक्स दे रखी है उसका जो स्टेटमेंट निकालेंगे दोनों के इक्वल होगा, यानी ट्रांसपोज स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्टेटमेंट ऑफ ए, यानी स्टेटमेंट किसका, ए मैट्रिक्स का, और उसका ट्रांसपोज करें, ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, स्टेटमेंट ऑफ ए के, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए, फिर उसका स्टेटमेंट इज इक्वल टू स्टेटमेंट ऑफ ए, ठीक है, इक्वल होगा। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, कोई भी 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं, कोई भी 2 रो या कॉलम इंटरचेंज करते हैं, तब
डेटरमिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, जब कोई भी दो रो या कॉलम आइडेंटिकल हो जाएंगी तब उस डेटरमिनेंट की वैल्यू 0, याद रखना है। ठीक है, अब करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए क्या है भाई, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो और ए कॉलम, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है, सॉरी कोई डेटरमिनेंट है, उसकी किसी भी रो या कॉलम के ईच एलिमेंट को इज मल्टीप्लाइड बाय ए कांस्टेंट की, मतलब कोई भी डेटरमिनेंट दे रखा है, अगर उसकी रो को आप किसी स्केलर के से या फिर उसकी किसी भी कॉलम को किस स्केलर से के से यानी कांस्टेंट के से अगर मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो उस डेटरमिनेंट की वैल्यू पे कितना फर्क आएगा, यानी उस डेटरमिनेंट की वैल्यू उतने टाइम्स ही हो जाएगी जितने टाइम्स आपने उसको मल्टीप्लाई किया। देखिए एक एग्जांपल से और अच्छे से ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, आपने इसके डेटरमिनेंट की वैल्यू निकाली, बताओ कितनी आई, 4 - 6 कितना आया, -2। अब मैं क्या करता हूँ, इस डेटरमिनेंट को R1 में, इस डेटरमिनेंट के अंदर R1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 से। देखो ऑपरेटिंग लिखनी पड़ेगी अब यहाँ पे, R1 टेंड्स टू 2R1, और ये ऑपरेटिंग हमने एक्सरसाइज 3.4 में की थी, मतलब R1 पे इफेक्ट आएगा, है ना। तो देखिए डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, बोलिए, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बोलिए कितना है, 2 4 3 4, ठीक है, क्योंकि R1 को मल्टीप्लाई करना है केवल, R2 पे तो कोई इफेक्ट आएगा ही नहीं, वो सेम रहेगा। ठीक है, तो देखिए डेटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब देखिए डेटरमिनेंट कितना आया, 8 - 12, 8 - 12, बोलिए कितना आया, माइनस का। तो ध्यान से देखो, पहले डेटरमिनेंट की वैल्यू -2, अब -4, तो ये जो डेटरमिनेंट है वो पहले वाली डेटरमिनेंट से कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। यही तो प्रॉपर्टी बता रही है कि भाई जब भी आप किसी डेटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम को उसके ईच एलिमेंट से किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के से आप मल्टीप्लाई करते हो, तो उसके डेटरमिनेंट पे क्या फ़र्क होगा, वो उतने टाइम्स ही हो जाएगा, ठीक है, जितना आपने उसको मल्टीप्लाई किया, पहले वाले डेटरमिनेंट से उतने टाइम्स हो जाएगा जिस फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, अगर आपने 3 से मल्टीप्लाई किया होता, ये -2 आया हुआ, यहाँ पे कितना हो जाता, -6 हो जाता। समझ गए प्रॉपर्टी नंबर 4। डिवाइड कर दो, डिवाइड में भी यही बात है, उतने टाइम से डिवाइड हो जाएगा फिर। ठीक है, जैसे 2 से डिवाइड करते तब भी वही आएगा, आपका सेम रहेगा। ठीक है, देखिए भाई प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखिए क्या है, देखिए ध्यान से, इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डेटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स। इसने ये बताया कोई भी डेटरमिनेंट है, उसके किसी रो या कॉलम के अंदर ईच टर्म है वो 2 और मोर एलिमेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि ये लिख दिया मैंने, डेटरमिनेंट 1 प्लस में 2, 2 प्लस में 3 और 3 प्लस में 4, 4 प्लस में 5। ठीक है, ये डेटरमिनेंट लिख दिया। ध्यान से देखिए, ये रो है और ये भी रो है, ये जो R1 और R2 हैं 2 एलिमेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर रखे हैं, है ना, ईच एलिमेंट है। जैसे R1 है, R1 का ईच एलिमेंट देखिए, ये फर्स्ट एलिमेंट है वो 2 एलिमेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर रखे हैं, ये भी। ठीक है, इसी तरह से इस रो में देख लीजिए, इस रो में भी 2 एलिमेंट्स के सम में एक्सप्रेस कर रखा है। ठीक है, तो यानी ये जो डेटरमिनेंट है इसको भी हम क्या बता रखे हैं, इसको भी देन द डेटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2
और मोर डेटर्मिनेंट्स, तब हम डेटर्मिनेंट को भी टू यानी टू टर्म्स के सम में एक्सप्रेस कर रखा है तो टू डेटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर पाएंगे। अगर टू टर्म्स के सम में एक्सप्रेस कर रखा है तो दो डेटर्मिनेंट का सम बनेगा। अरे बेसिक सी बात समझो, अगर दो टर्म्स के सम में एक्सप्रेस कर रखा है तो डेटर्मिनेंट के दो पार्ट बढ़ेंगे, ठीक है, दोनों को सम में एक्सप्रेस कर पाएंगे। मान लो यहाँ पे 3 टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किया होगा तो कितने डेटर्मिनेंट बनते हैं आपके? 3 बनते हैं। समझ गए? तो यानी इसको भी हम सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे? इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, यानी पहले एलिमेंट लिखने हैं पहले तो, यानी 1 3 और वही 2 पहले वाले, फिर प्लस, फिर दूसरे वाले 2 4 3 5। समझ गए? देखो 2 टर्म्स के सम में एक्सप्रेस कर रखा था तो हमने डेटर्मिनेंट को भी 2 डेटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस किया। अगर यहाँ पे 3 टर्म्स के सम में एक्सप्रेस किया होता तो डेटर्मिनेंट को भी 3 डेटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस किया। ठीक है, एक और इसका ही चाहिए। अगर ये ऐसे होता 1 + 2 2 + 3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, तब देखिए तब भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं है कि कोई 2 रो या कोई एक रो हो जाए, तब भी एक्सप्रेस कर पाएंगे। कैसे? देखिए ध्यान से, यानी 1 2, ठीक है, 1 2 और 2 3, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 और फिर 3। यहाँ पे सम में नहीं दे रखा है ना, तो इसी एलिमेंट को हमने रिपीट करना है। यहाँ पे तो दे ही रखा है 2, यहाँ पे नहीं है तो उसको एज इट इज लिख देंगे। यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे क्या है 3, इसमें नहीं है, इसको एज इट इज लिख देंगे। यानी ऐसे 2 डेटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर डेटर्मिनेंट के अंदर 2 और मोर टर्म्स के सम में एक्सप्रेस कर रखा है तो 2 में है तो 2 डेटर्मिनेंट के सम में एक्सप्रेस करेंगे। अगर 3 टर्म्स के सम में एक्सप्रेशन है गिवन डेटर्मिनेंट का तो 3 डेटर्मिनेंट्स के सम में एक्सप्रेस करेंगे। समझ में आया? बोलो, ये प्रॉपर्टी नंबर कौन सी होगी भाई? प्रॉपर्टी नंबर 5। अब लास्ट वन प्रॉपर्टी बस ये है, प्रॉपर्टी नंबर 6। चलो देखिए भाई, बस लास्ट प्रॉपर्टी विच इज 6th प्रॉपर्टी क्या बताया? इफ टू ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डेटर्मिनेंट, क्या बताया? डेटर्मिनेंट की किसी भी रो या कॉलम में रो के प्रत्येक एलिमेंट को क्या कर दिया जाए? इक्वी मल्टीप्लाइज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ दी अदर रो और कॉलम आर एडिड। इसने ये बताया जैसे कि डेटर्मिनेंट है अपने पास 2 × 2 ऑर्डर का लगा लो, उसमें R1 है यानी रो 1 है, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 होंगे। उसके प्रत्येक एलिमेंट को सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ठीक है, उसको फिर किस में? दूसरी रो या कॉलम में ऐड कर लिया जाए, और वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में, मतलब पहले वाला पहले में जोड़ दिया जाए, दूसरा दूसरे वाले में। तब जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू है वो रिमेन्स अनचेंज, चेंज नहीं होगी, सेम रहेगी। ठीक है, उसमें तो क्या किया था हमने? किसी रो या कॉलम को किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया था, तब डेटर्मिनेंट की वैल्यू उतने टाइम से होगी थी जिस कांस्टेंट से आपने मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब देखो मल्टीप्लाई तो कर रहा है किसी रो या कॉलम को, लेकिन ऐड कर रहा है वो दूसरी रो। जैसे रो को मल्टीप्लाई किया तो रो में ही ऐड होगी, कॉलम को मल्टीप्लाई किया तो कॉलम में, और वो भी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे, जैसे उसके सामने जो एलिमेंट होगा बताया था मैंने, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तब जो डेटर्मिनेंट की वैल्यू वो अनचेंज रहेगी, सेम रहेगी। देखिए ध्यान से एक एग्जांपल से, फॉर एग्जांपल अब की बार 3 × 3 ऑर्डर का लेते हैं। 1 1 1 1 - 1 1 1 - 1 -1। ठीक है, देखिए इस डेटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। एक्सपेंड कर दिया मैंने R1 को, लिख लेना यहाँ पे एक्सपेंडिंग बाय R1, यानी ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो
तो पहला एलिमेंट यानी 1, इसके साथ में ये रो आई, ये कॉलम आई, कैंसिल, इसके साथ में 1 प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट -1, इसके साथ में ये कॉलम आई, ये रो, कैंसिल, इसके साथ में -1 -1, फिर +1, फिर क्या आ जाएगा -1 और +1, तो यानी 1 और 1 यहाँ पे -2, तो -+2 हो जाएगा, ये 0, कितना आया 4, ठीक है। अब देखिए अब डिटरमिनेंट ऑफ बी बनाता हूँ, कैसे, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए दे रखे इसको मैं क्या करता हूँ, R1 टेंड्स टू ऑपरेट कर देता हूँ। अब R1 टेंड्स टू R1 प्लस, यानी इस R2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यही तो बताई थी प्रॉपर्टी ने भाई, डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम को आप इक्वी मल्टीप्लाई यानी सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करो। जैसे R2 को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, यानी इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तब इसको ऐड कर लिया जाए किसी भी रो या कॉलम में, दूसरी रो या कॉलम में, ठीक है। यानी इस रो को यानी R2 को मैं किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, और इसको किस में ऐड करूँ R1 में, तब ये जो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूंगा वो सेम आएगी, उस पर कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू, देखिए क्या भी ऑपरेटिंग क्या हो जाएगी, R1 टेंड्स टू R1 प्लस 2R2, ऐसे हो जाएगी। बताया था ना मैंने, डिटरमिनेंट के अंदर अगर ऑपरेटिंग लगा रहे हो आप, तो जब भी किसी स्केलर क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और ऑपरेशन लिख रहे हो यहाँ पे, तो वो मल्टीप्लाई वाली क्वांटिटी पहले लिखी जाती है, न कि इसके बाद में लिखोगे, ठीक है। इसी तरह से डिवाइड कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि इंटू में 1/2 लिखोगे, इसको आगे लिखा जाता है हमेशा। और ये भी बताया था मैंने, यहाँ पे R1 लिखा है तो R1 से स्टार्टिंग होगी, ऐसे नहीं है कि यहाँ पे R1 लिखा है यहाँ पे R2 लिख दिया, गलत हो जाएगा, ठीक है, मार्क्स कट जाएंगे इस चीज़ के। और ये भी बताया था कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है सिर्फ चेंजिंग आपकी उसी पे आएगी और किसी पे कोई चेंजिंग नहीं आनी है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, जैसे R1 लिखा हुआ है तो आपने चाहे मल्टीप्लाई किसी भी रो या कॉलम को किया हो, लेकिन फाइनल में जो चेंजिंग आनी है वो इस पे आएगी, ठीक है। तो रखिए भाई, देखिए मैंने इसको क्या किससे मल्टीप्लाई किया 2 से, तो ये कितना होगा 2, और इसको ऐड करूँ इस कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में, तो 2 + 1 कितना हुआ भाई 3, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया -2, और +1 कितना आया -1, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया 3, बाकी एज इट इज 1 - 1 1 1 - 1 बोलो, समझ में आया। अब मैं इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालूँ ना, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी सेम है, निकाल के देख लो भाई। देखिए मैंने R1 को ही एक्सपेंड कर दिया, तो पहला एलिमेंट प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, तो देखिए ये कॉलम गई, ये रो, इसके साथ में करोगे 1, ये +1 हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो ये कॉलम गई, ये रो, इसके साथ में -1, फिर इसके साथ में -1, फिर भाई प्लस का 3, तो ये कॉलम और ये रो कैंसिल, इनकी मल्टीप्लाई कीजिए -1 और +1, तो देखिए क्या आया 6, ये तो 0 हो गया, यहाँ पे कितना आया 1 और 1 2 की 3 के साथ में 6 है, यहाँ पे कितना आया -2, कितना आया भाई, क्या कोई फर्क पड़ा, समझ गए। तो इस तरह से हमने 6 की 6 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली हैं, ठीक है। तो कल करेंगे हम एक्सरसाइज 4.2, ठीक है।